हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। अरे तुम दोनों को पता है ना, हमारी फ़्लाइट है और हमें यहाँ से चेक आउट करना है, तो देर मत करो और चलो यहाँ से। रोशनी मधु को गौर से देखने लगी और वो मधु को छेड़ने के अंदाज में कहने लगी, ओहो मधु, तुम्हारी नेक पर इतनी सारी लब्बाइट, क्या कल की रात मोहित की बाहों में गुजरी है। ये सुनकर मधु मन ही मन मुस्कुराने लगी और वो अपने चेहरे पर झूठा गुस्सा लाते हुए कहने लगी, ओहो, तुम दोनों मुझे परेशान करना बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। मानवी मुस्कुराई और मधु के कंधे पर मारते हुए कहने लगी, तो कैसा है, क्या ये लव बाइट तुमने अपने लिपस्टिक से बनाए हैं। अरे बस करो तुम दोनों, मुझे क्यों परेशान करना, तुम दोनों को और कोई काम नहीं है क्या। तीनों बातें कर रही थी कि बाहर से किसी ने दरवाज़ा नॉक किया और मानवी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने मोहित खड़ा था। मोहित ने आज ब्लैक कलर का शर्ट और ग्रे कलर की पैंट पहनी हुई थी, जिसमें मोहित काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। मानवी मोहित को देखकर साइड में हो गई और मोहित रूम में आकर अपनी घड़ी की तरफ देखकर कहने लगा, हमें लेट हो रहा है, जल्दी ही एयरपोर्ट जाना है, क्या तुम सब तैयार हो। मधु ने अपना सिर हाँ में हिलाकर जवाब दिया और मोहित ये देखकर कहता है, गुड, 10 मिनट के अंदर पार्किंग एरिया में आ जाओ। वहीं मोहित और अर्जुन बाहर खड़े थे। मोहित के फ़ोन पर रुक्मणी का कॉल आया हुआ था और रुक्मणी मोहित की अच्छे से क्लास ले रही थी। तुम्हें काम से फुर्सत नहीं मिल रही या फिर अपनी माँ को भूल चुके हो और काम का बहाना बना रहे हो। मोहित अपनी माँ को जवाब में कहने लगा, नहीं मॉम, मैं सचमुच काफ़ी दिन से काम में बिजी था। रुक्मणी मोहित को इतनी आसानी से तो जाने नहीं देने वाली थी, इसलिए वो टोन मारने के अंदाज में कहने लगी, अब क्या तुम्हें अपना घर मुंबई में ही बसाना है या फिर आजकल की आई हुई लड़की ने तुम्हें यहाँ आने से इनकार कर दिया है। मोहित ये सुनकर गहरी सांस लेता है और अपनी माँ को समझाते हुए कहने लगा, मॉम, आप गलत सोच रही हैं मधु के बारे में। रुक्मणी मुस्कुराई और तीखे भाव से, वाह, अब तुम्हें मेरे सामने जवाब देना भी आ गया, क्या ये भी उस आजकल की आई हुई लड़की ने तुम्हें सिखाया है। मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी मोम को कैसे समझाए और रुक्मणी थी कि एक भी मौका मोहित को नहीं दे रही थी कुछ भी कहने का, जिससे मोहित भी परेशान हो गया था। मोहित अपनी माँ को कुछ कहता तो उसकी माँ गलत ही मीनिंग निकाल रही थी, जिसे मोहित अब खामोशी से अपनी माँ की पूरी बात सुन लेना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ फिर से नाराज़ हो उससे। रुक्मणी ने इस बार कड़क लहजे में कहा, अगर तुम शाम तक घर नहीं लौटे तो दोबारा मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम। मॉम, मोहित के मुंह से यही लफ्ज़ निकले थे कि रुक्मणी ने कॉल कट कर दिया और मोहित यहाँ गहरी सांस लेकर अपने फ़ोन की तरफ देखने लगा। मोहित अपनी माँ से कहना चाहता था कि मुझसे गलती हुई, उसकी माफ़ी मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, पर उसकी माँ ने तो कॉल कट कर दिया बिना कुछ भी सुने। और इधर रुक्मणी ने काफ़ी दिनों से मोहित को नहीं देखा था और ना ही मोहित से कॉल पर बात की थी। जाहिर था जैसा रुक्मणी का स्वभाव था वैसे ही वो पेश आएंगी। मोहित को कॉल किया क्योंकि वो मोहित को बेटा कहकर तो मोहित से बात नहीं करने वाली थी, आखिर वो मोहित से नाराज़ थी। इधर मोहित ने सोच लिया था कि वो घर लौटकर पहले माँ से ही बात करेगा और गलती नहीं की उसकी माफ़ी भी मांगेगा, आखिर वो उसकी माँ है। मोहित अपने ख्याल में था कि इतने में अर्जुन ने कहा, लो आ गई 3 तितलियाँ। मोहित ने सुनकर सामने देखने लगा और मधु को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। मोहित को रात की और सुबह जो कुछ भी हुआ वो सब याद आने लगा था और वो आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलता है और दूर से ही आ रही मधु ये देखकर काफ़ी खुश हो गई थी। मधु वहाँ आई और धीमी आवाज़ में सबसे कहने लगी, गुड मॉर्निंग। मानवी मधु को कहाँ छोड़ने वाली थी, वो कहने लगी, गुड वाली मॉर्निंग मधु तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो बेड मॉर्निंग है। अर्जुन मानवी की बात सुनकर उसका गलत मीनिंग सोचने लगा कि मानवी उसे टोन मार रही है, जिसे वो मानवी को दूसरी बार एक नज़र देखता भी नहीं। पर मानवी ने इस बात पर ध्यान नहीं देती है कि अर्जुन को उसकी बात का गलत समझ रहा है। इधर विनीत त्रिशा के घर आया था क्योंकि कोमल के बर्ताव की वजह से
2 दिन से ऑफिस नहीं आई थी त्रिशा। त्रिशा के घर में उसके दादाजी ही थे। विनीत उससे बात करने और ऑफिस आने के लिए बोलने के लिए आया था, लेकिन विनीत की जैसे किस्मत ही खराब थी। कोमल भी उसके पीछे आई और एक पेड़ के पीछे छिप कर देख रही। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। इधर विनीत त्रिशा के दादा से बात करता है और फिर त्रिशा किचन में चाय बना रही थी। त्रिशा विनीत के ऑफिस में काम करने के लिए नहीं आने के लिए कोई बहाना मारती है अपने दादा से कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने छुट्टी ली हूँ। इसलिए त्रिशा के दादा कहते हैं नहीं, मैं ठीक हूँ अब तो, और अच्छे से चल फिर भी सकता हूँ, और विनीत का कर्ज भी तो चुकाना है। विनीत ये सुनकर उठ गया और कहता है, मैंने किसी को कर्ज नहीं दिया, इसलिए आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। असल में दादाजी का ऑपरेशन हुआ था और उसमें विनीत ने मदद की थी, और त्रिशा अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, इसलिए विनीत ने ही त्रिशा को अपनी ही कंपनी में जॉब दी थी। और त्रिशा ने विनीत से कहा था कि जितने भी पैसे उनके खर्च हुए हैं वो धीरे धीरे करके लौटा देगी। दादाजी ने विनीत की बात को मान गए और मुस्कुराकर कहने लगे, ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो मैं मान लेता हूँ, लेकिन सच को कभी कोई बदल नहीं सकता। विनीत इस बार कुछ नहीं कहता और त्रिशा इस बीच खामोश ही रही। त्रिशा ने एक लफ्ज तक नहीं कहा था। विनीत ने एक नज़र त्रिशा की तरफ देखा और फिर कहने लगा, तुम कल से ऑफिस आ जाना। त्रिशा को ना चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ रहा था और वो अपना सिर हाँ में हिलाती है और त्रिशा विनीत को बाहर तक छोड़ने आती है और इधर कोमल देख लेती है दोनों को और उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। इधर त्रिशा विनीत से कहती है, सर मैं वहाँ कैसे जॉब कर सकती, मैम फिर से मुझे इतना बोलकर वो चुप हो गई। विनीत उसकी खामोशी देखकर कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम कोमल के बिहेवियर से और उसके थप्पड़ मारने से जॉब नहीं करना चाहती, पर मैं तुमसे कोमल की ओर से माफ़ी मांगता हूँ और आइंदा कोमल तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। ये सुनकर त्रिशा अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहने लगी, पर सर कोमल मैम मुझसे कितना रूडली बिहेव कर रही थी और उन्होंने गलत फहमी के चलते मुझे थप्पड़ मार दिया, इसलिए मैं जॉब नहीं करना चाहती और मैं जानती हूँ कि मुझे आपको पैसे लौटाने हैं और आपने हमारी मदद की, मैं उसकी भी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं अपनी इतनी बेइज्जती नहीं सहन कर सकती। त्रिशा तुम्हारा कहना सही है, लेकिन तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, दोबारा कोमल ऐसी हरकत नहीं करेंगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। लेकिन सर कोमल मैम का कोई भरोसा नहीं है, वो तो मेरे लिए अच्छा था कि मुझे कोमल मैम ने थप्पड़ आके केबिन में मारा, अगर वो मुझे थप्पड़ सबके सामने मारती तो मेरी बेइज्जती और इज्जत दोनों ही चली जाती। विनीत ये सुनकर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और उसे कोमल की इस हरकत पर भी गुस्सा आ रहा था, पर वो कोमल से कुछ नहीं कह सकता था कि तुम त्रिशा से माफ़ी मांगो, इसलिए विनीत कोमल की गलती की माफ़ी खुद मांग रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम सच बोल रही हो, पर मैं दोबारा ये सब नहीं होने दूँगा। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो तो तुम कल से ऑफिस आ जाओगी। विनीत चला गया। फ्लाइट में सब अपनी सीट पर बैठ गए थे। रोशनी और करण दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे। करण एड मौके पर टाइम पर आ गया था और एक तरफ मोहित और मधु बैठे हुए थे तो तीसरी तरफ मानवी और अर्जुन। जहाँ मधु मोहित के बगल में बैठी हुई भी अपनी नज़र दूसरी तरफ किए हुए थी और वो चोर नज़रों से मोहित की तरफ देख रही थी और मोहित मधु का यूँ चोर नज़र से देखना अच्छे से महसूस कर सकता था। मोहित ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मधु का हाथ पकड़ लिया और सीट से टेका लेकर अपनी आंखें बंद कर देता है और मधु मोहित की तरफ देखने लगी, जिसे मोहित ने अपनी बंद आंखों से पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? मधु मोहित के कहने पर कुछ सोचने लगी और फिर मना कर देती, जिसे मोहित ने हाँ कहा और फिर मधु अपने हाथ को देखने लगी। मधु का हाथ मोहित के हाथ से काफ़ी छोटा था, जिसे उसका हाथ मोहित के हाथ में दिख भी नहीं रहा था और मधु धीरे धीरे करके अपना सर मोहित के कंधे तक ले गई और कुछ सोचकर वो अपना सिर सीधा करने वाली थी कि मोहित ने अपने दूसरे हाथ से मधु का सिर अपने कंधे से टिकाया और मोहित कहने लगा,
तुम मेरे शोल्डर पर अपना सिर रख सकती हो। मधु अपनी जेब से और साफ करते हुए कहने लगी, थैंक यू। इतना बोलकर मधु अपनी आंखें बंद कर देती है और मोहित मधु की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। इधर रोशनी करण से बात करने का कुछ मौका ढूंढ रही थी और वो करण से कल जो कुछ हुआ उसके बारे में पूछना भी चाहती थी, पर बात को कैसे कहे इसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लड़की है और करण लड़का होने के बावजूद भी उसने रोशनी से कल हुई किसके बारे में कुछ बात नहीं छेड़ी, तो फिर रोशनी एक लड़की है, वो कैसे सब कुछ कह सकती थी। रोशनी काफ़ी सोचने के बाद बोली, करण आपका काम हो गया क्या? करण अचानक से मुड़ गया और कहने लगा, हाँ मेरा काम हो गया। इतना बोलकर करण अपनी नज़र फिर से दूसरी तरफ करने लगा, पर फिर से रोशनी कहने लगी, मुझे लगा कि आप टाइम पर नहीं आओगे और आप वक्त रहते आ गए, वरना आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती। करण रोशनी की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना मन कहाँ रखे। सीनू ने भोपाल में क्या हुआ वो सारी खबर दे चुका था, जिससे करण का वक्त फ़्लाइट में नहीं निकल रहा था, क्योंकि अब करण की सहन शक्ति अब सीमा के बाहर चली गई थी और अब वो कीर्ति को इससे भी बुरी सज़ा देने के बारे में सोच रहा था। इसलिए उसका दिमाग फ़्लाइट से दूर होकर सारी चीज़ें सोचने पर था। करण सोच रहा था कि इतने में रोशनी ने फिर से कहा, करण क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? नहीं रोशनी, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम ले सकती हो। नहीं मुझे भी भूख नहीं है, रोशनी ने कहा और करण अपना सिर हाँ में हिलाकर फिर से खिड़की की तरफ अपना चेहरा कर लेता है और इधर रोशनी झुक झुक कर किसी न किसी का बहाना बनाकर करण को देखने की नाकाम कोशिश करती है। रोशनी तुम सीधी बैठ जाओ वरना गिर जाओगी, करण ने मुड़कर रोशनी की तरफ देखकर कहा। यह सुनकर रोशनी सीधी बैठ गई और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए मन ही मन, हे भगवान, करण को कैसे पता कि मैं कैसे देख रही थी? कहीं करण ने मेरी चोरी छुपे उन्हें देखना भी तो नहीं देख लिया ना? रोशनी मन ही मन यही सोच रही थी और करण रोशनी की तरफ देखने लगा। रोशनी को देखकर करण को अपनी की हुई गलती याद आने लगी, जिसे वो फिर से अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है और फिर अपनी ही उलझनों में कहीं खो गया। इधर अर्जुन को मानवी का अपने पास बैठना अच्छा नहीं लग रहा था और बार बार कुछ न कुछ करके उसका शरीर मानवी के शरीर से टच हो ही जाता था, जिसे एक बार मानवी की गलती से मानवी पानी की बोतल लेती है तो गलती से अर्जुन के हाथ से उसकी कोहनी गलती से टच हो गई, जिसे अर्जुन मानवी पर चिल्लाने लगा, अगर तुम्हें बैठना नहीं आता और बार बार मुझे जानबूझकर टच करने का सोच रही हो तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। मानवी जो कि इस बात से अनजान है, वह अर्जुन की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई और उसका मुंह खुला के खुला रह गया और वो अपने हाथ से इशारा करते हुए, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए ना? मैं तुम्हें क्यों टच करने के बहाने ढूंढूंगी और क्यों? अर्जुन तिरछा मुस्कुराया और कहने लगा, वो तुम्हें पता होना चाहिए और मुझसे झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत, मैं तुम्हें अच्छे से जान गया हूँ। सटाप, अगर तुमने मेरे बारे में गलत बात बोली तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी, समझे? और ये बकवास कर रहे हो कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो, सही तो बोल रहा हूँ, तुम्हारी आदत से अब मैं वाकिफ़ हो चुका हूँ, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा। यह सुनकर मानवी ने अर्जुन से बहस ना करना ही सोचा और वो सीट से टेका लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसे अर्जुन को बेहद गुस्सा आने लगा और वो उखड़े हुए स्वर में कहता है, तुम्हारी आदत हो गई है अब दूसरों से सच बातों को इग्नोर करने की। हाँ, क्योंकि मैं बेफजूल बातों का जवाब देना सही नहीं समझती। इधर दिव्या अपनी चेयर पर रौबदार बैठी हुई थी और दो असिस्टेंट उसके सामने खड़े थे और मधु की छोटी सी छोटी डिटेल्स दे रहे थे। ये सुनकर भी दिव्या अपनी जगह से हिली नहीं और उसका एक हाथ की उंगलियां चेयर पर टेप हो रही थी, मानो वो गहरी सोच में डूबी हुई हो। एक असिस्टेंट ने अपनी बात कहकर अपना मुंह बंद कर लिया और दूसरी असिस्टेंट, जो कि लड़की थी, वो कहना शुरू करती है, मुझे ये पता चला है कि करण सर और मधु मैम और उनके साथ कुल मिलाकर 4 लोग हैं। वो सारे लोग सुबह की फ्लाइट से लौट रहे हैं। दिव्या करण का नाम सुनकर भड़क गई थी, जिसे वो चेयर से उठ गई और कहने लगी, पता करो कि करण मुंबई क्यों गया था और क्या वो मधु के साथ था? जी मैम, करण सर मधु मैम के साथ हैं, असिस्टेंट ने कहा। यह सुनकर दिव्या ने दूसरा सवाल किया, क्या मधु के साथ वो भी था?
वो भी का मतलब दोनों असिस्टेंट अच्छे से समझ गए थे और पहले तो दोनों असिस्टेंट ने एक दूसरे का चेहरा देखा, फिर दोनों एक साथ हाँ कहते हैं। इतना सुनकर दिव्या वहाँ से निकल गई। उनके जाते ही घर पर करण मधु को घर लेकर आया। असल में मधु मोहित के घर जाना चाहती थी, लेकिन करण अपने साथ लाया था कि मॉम आई हैं, उनसे चलो मिल लो। इसलिए मधु को ना चाहते हुए भी अपने भारी मन से अपने मॉम के घर चली आई थी। और यही हाल मोहित का भी था। वो मधु को खुद से दूर जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन बात मधु की माँ का था, इसलिए जाने दिया। उसका भी मन भारी हो रहा था। इधर करण रोशनी को अपने दूसरे घर जाने के लिए मोहित की कार में कहता है। साथ में मानवी, अर्जुन और मोहित एक कार में निकल जाते हैं। इधर मधु अपनी माँ से कुछ वक्त नाराज भी रही थी, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि वो माँ बेटी हैं। मधु काफ़ी धीमी गति से कार से उतरी और वो आगे बढ़ने लगी। पहले तो 4 कदम आगे बढ़ गई मधु, फिर अचानक से रुक गई और इधर उधर देखने लगी। यही उसका घर था, पर पहले की तरह ही रौनक उसके सामने थी। एक सर्वेंट पौधे को पानी डाल रहा था, तो एक सर्वेंट इधर उधर सफाई कर रहा था और गेट पर खड़े गार्ड और गार्डन में पौधे। ये देखकर मधु समझ गई थी कि उसकी माँ ने आकर यहाँ सब कुछ पहले की तरह कर दिया है। आखिर ये उसका सजाया हुआ घर था, तो ये सब होना आम था। मधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, पर साथ ही साथ मधु ने यह भी नोटिस किया था कि इनमें से एक भी सर्वेंट पुराना नहीं है। कुछ बदला था तो सिर्फ यही। मधु अपनी आंखों के कोने आया पानी साफ करते हुए कुछ नहीं जवाब देती और फिर अपने भाई की बाहें पकड़कर आगे चलते हुए चिंता भरे स्वर में कहने लगी, भाई, मॉम को मैं क्या कहूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। करण ने अपने दूसरे हाथ से मधु के सिर को सहलाया और कहने लगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था ना कि तुम्हें बाहर घूमने जाने का मॉम से ये बहाना बना है, तो तुम वही बना लेना। मधु अचानक से रुक गई और उसके मन में काफ़ी सारे सवाल चलने लगे। अगर वो ये बोलती है तो फिर मोहित से शादी हुई, उसका क्या? और फिर वो दोस्तों के साथ घूमने गई है, वो बात छेड़ेगी तो फिर वो मोहित के पास कैसे जाएगी और क्या बहाना बनाएगी? मधु ने इतना तो ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो अपनी माँ को मोहित के साथ शादी हुआ है उसके बारे में ज़रूर कहेगी, क्योंकि उसके 2 रीज़न थे। अगर मधु झूठ बोलती है तो उसकी माँ मधु की शादी कर देने की फिराक में होंगी, और दूसरी, अगर वो सच नहीं बोलती तो उसका और मोहित का रिश्ता एक झूठ साबित होगा। इसलिए मधु ने मन बना लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपनी मॉम को सब कुछ सच तो कहेगी, पर कैसे, यही सवाल उसके दिमाग में आ रहा था। करण ने मधु को सोचते हुए देखा तो मधु से पूछने लगा, क्या सोच रही हो मधु तुम? मधु अपने भाई की तरफ मुड़ गई और अपने भाई से कहने लगी, भाई, मैं मॉम से मेरे और मोहित के रिश्ते के बारे में छुपाना नहीं चाहती। ये सुनकर करण चौंक गया और कहने लगा, मधु, ये क्या कह रही हो तुम? मधु अपनी बात को दोहराते हुए कहने लगी, नहीं भाई, मैं मॉम से मेरे और मोहित के रिश्ते के बारे में नहीं छुपाना चाहती। करण मधु से कहने लगा, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मॉम से ये सब कहना है? मधु ने बिना देरी किए अपना सिर हाँ में हिलाया और ये देखकर करण कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, और तुम्हें ही मॉम की डांट खानी पड़ेगी। पर भाई, साथ हर वक्त रहने के लिए तैयार हो तो डोंट वरी, तुम्हें बचा सकूँगा। मधु तो अपने भाई का साथ पाकर ही खुश हो गई थी और अपने भाई की पूरी बात सुनकर और खुश होकर कहने लगी, थैंक यू भाई, मैं मॉम की डांट खाने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरा साथ देना तो क्या है ना कि हम मिल बांट कर डांट खा लेंगे। करण मधु की खिंचाई करते हुए कहने लगा, नहीं नहीं मधु, मैंने तुम्हें सिर्फ साथ देने के लिए कहा था, डांट खाने के लिए नहीं। मधु अपने भाई के गले से जा लगी और मधु करण के गले के पीछे अपने हाथ कसकर बांध देती है और झूलते हुए कहने लगी, भाई, आप मेरे भाई हो ना, और एक भाई का फर्ज उसकी बहन की हिफाजत करने का होता है। करण मधु को उठा लेता है और उसे अंदर ले जाते हुए कहने लगा, ठीक है मेरी बहना, लेकिन मॉम को ये बात तभी बताना जब वो शांत हो, वरना वो किसी बात से गुस्सा होंगी तो नहीं, हमारे साथ क्या करेंगी, कहीं वो गुस्से में हमें घर से बाहर ही ना निकाल दे। इसलिए तुम मॉम का मूड देखकर ही बात करना।
मधु करण को नीचे उतारने के लिए कहती ही और फिर करण से उदासी से कहने लगी, मॉम से डर मुझे भी लगता है, लेकिन मैं मोहित और अपने बारे में कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। करण मधु को नम देखकर वो समझ गया था कि मधु मोहित को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती और वो इसलिए अपनी माँ से सब कहना चाहती है। करण समझने के बाद मधु से कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। भाई आपको मेरा साथ देना होगा। दोनों भाई बहन अनबन करते हुए घर के अंदर आ गए। हालांकि दोनों के मन में काफ़ी उलझने थी दिव्या को लेकर कि क्या रिएक्ट करेंगी वो ये सुनकर। क्या वो आसानी से मान जाएंगी या फिर कुछ ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए। इधर मोहित का बस चलता तो वो मधु को वहाँ से लेकर अभी आ जाए, पर मधु अपनी माँ से मिलने गई है, यही कारण से वो अभी भी रुका हुआ था। वरना कोई और बात होती तो मोहित मधु को अपने आप से दूर नहीं करता, चाहे कुछ भी बहाना बना देता और वो मधु को अपने से दूर नहीं जाने देता। देखते देखते करण का फ्लैट आ गया और कार आकर फ्लैट के आगे रुक गई। रोशनी ने मानवी से बाय कहा और वो गेट से होते हुए आगे बढ़ गई। इधर पीछे वाली सीट पर अब मानवी और अर्जुन बचे थे। दोनों के बीच दूरी थी और वो दूरी थी बीच वाली सीट, खाली सीट होना। दोनों खामोश थे पर एक दूसरे से काफ़ी कुछ कहना चाहते थे, पर दोनों का ईगो एक दूसरे के सामने आ जाता था, जिसे दोनों में से कोई भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ता था। इतने में मानवी का पैर अर्जुन से टकरा गया, क्योंकि मानवी का घर आ गया था और वो उतर रही थी। सॉरी बोलकर मानवी जाने लगी, पर अर्जुन कहाँ खामोश रहने वाला था। वो झूठी हंसी के साथ जाती हुई मानवी से कहने लगा, ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो है ना? तुम्हें लड़कों से टकराना अच्छा लग रहा है ना? मानवी ये सुनकर रुक गई और उसके हाथों की मुट्ठियां भीग सी गई थी। फिर भी उसे अर्जुन के साथ उलझना नहीं था, इसलिए उसने नॉर्मल जवाब दिया, तुम्हें जो सही समझ आ रहा है वही समझो, पर मुझे इस बात का अफसोस है कि इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी तुम मुझे नहीं समझ पाए। इतना बोलकर मानवी आगे बढ़ गई और अर्जुन ने ये सब मानवी का मुंह उगलवाने के लिए कहा था कि क्या ये सुनकर तो मानवी सच बोल देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा अर्जुन को अपने ही कही हुई बात का अफसोस होने लगा कि ये मैंने क्या कह दिया, पर बोले हुए शब्द वापस नहीं लिए जाते। इसलिए कहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। मानवी अपने घर में जाकर दरवाज़ा बंद करती है और दरवाजे से टेका लेकर नीचे बैठ गई। तुम्हें लड़कों से टकराना अच्छा लगता है, यही बात उसके दिल को चुभ रही थी और वो भी अर्जुन ने ये बात कही थी, जिसे उसको इस बात से बहुत बुरा लग रहा था, पर वो अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पा रही थी कि उसके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, सही या गलत। मानवी काफ़ी मजबूत लड़की थी, वो इतनी आसानी से कमज़ोर पड़ने वालों में से नहीं थी। फिर आज वो कमज़ोर पड़ गई थी और उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। फिर भी वो अपना मुंह बंद किए हुए थी ताकि उसके रोने की आवाज़ का शोर उसे ही ना सुनाई दे। बस यही सोचकर वो कम आवाज़ में या फिर बिल्कुल ना के बराबर में वो रो रही थी। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी। मोहित अपने घर आ चुका था। कार पार्किंग एरिया में आकर रुक भी गई थी। फिर भी मोहित था कि बस कार के दरवाजे से टेका लेकर वहीं बैठा हुआ था और उसके दिमाग में सिर्फ मधु चल रही थी कि क्या वो वापस आएगी या फिर नहीं। यही सवाल उसके दिमाग में उलझ रहे थे और उसे बेचैन कर रहे थे। मोहित की बेचैन भी काफ़ी बढ़ गई थी, पर एक बार वो मधु का अपने साथ खुश रहना चेहरा याद कर लेता तो उसके सारे डाउट क्लियर हो जाते थे कि नहीं, मधु वापस लौट कर आएगी। ड्राइवर की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मोहित को यहाँ अकेला छोड़कर बाहर निकले। तकरीबन 20 मिनट मोहित ने अपनी ही सूझबूझ में गुजारी और फिर ड्राइवर को यहाँ ज़्यादा वक्त बैठा नहीं जा रहा था, इसलिए वो कहने लगा, सर घर आ गए हैं हम। मोहित अपने सारे ख्यालों को पीछे छोड़कर होश में आया और ड्राइवर की तरफ बिना देखे कार से उतर गया और लंबे कदम बढ़ता हुआ घर के अंदर जाने लगा। मोहित अपने पुराने घर यानी मॉम के घर आया था और सीढ़ियों की तरफ लंबे कदम बढ़ता हुआ बढ़ गया। उसने ना तो राइट साइड देखा और ना ही लेफ्ट साइड। मोहित फ्रेश होना चाहता था, उसके बाद सबसे मिलना चाहता था, लेकिन मोहित की किस्मत शायद अच्छी नहीं चल रही थी। बड़ी सोफे पर बैठे रुक्मणी अपने हाथ में कॉफ़ी मग लिए हुए और मोहित को आते हुए देख रही थी। पहले तो रुक्मणी खुश हो गई थी कि मोहित आ गया है, पर मोहित ने उनके साइड नहीं देखा था, इसलिए उसकी मॉम ने मोहित को टोक दिया
अब क्या तुम्हें मुझसे मिलने के लिए भी उस लड़की ने मना किया है, इसलिए तुम सीधे अपने कमरे की तरफ जा रहे हो? मोहित सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखने वाला था कि उसने अपनी माँ की ताने भरी आवाज़ सुनी और कुछ पल के लिए मोहित ने अपनी आंखें बंद कर दी और फिर गहरी सांस लेकर मुड़ गया और अपनी माँ की तरफ बढ़कर कहने लगा, मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे मिलने से पहले फ्रेश होना चाहता था, बस इसलिए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। फिर भी अगर मेरी इस हरकत से आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। मोहित ने बिना गलती की अपने माँ से माफ़ी मांगी, क्योंकि वो अपने रिश्ते अब संभाल कर रखना चाहता था, चाहे माँ को या फिर मधु का या फिर किसी और का ही क्यों ना हो। इतना सुनकर रुक्मणी कहने लगी, वो लड़की कहाँ है? वो लड़की? मोहित समझ गया था कि मॉम मधु के बारे में बोल रही हैं, इसलिए उसने जवाब में कहा, मधु अपने घर गई है। इतना बोलकर मोहित भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और रुक्मणी भी मोहित के साथ होकर कहने लगी, वो कब तक आने वाली है? ये सुनकर मोहित कुछ पल रुक गया, क्योंकि जवाब उसके पास नहीं था कि मधु कब तक आने वाली है। इसलिए कुछ देर खामोश रहकर फिर जवाब में कहने लगा, वो कुछ दिन रहने वाली है, उसकी मॉम अमेरिका से आई हैं। रुक्मणी अपने कदम आगे बढ़ते हुए उसे जल्दी लेकर आना। इतना बोलकर रुक्मणी वहाँ से बिना रुके जाने लगी और मोहित अपने कमरे में आया। कमरा का दरवाज़ा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके ऊपर आया। खिड़की और बालकनी के दरवाजे खुले हुए थे, जिससे ठंडी हवा कमरे में आ रही थी, पर मोहित को अपने कमरे में एक शांति महसूस हो रही थी और खालीपन उसे सताने लगा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मधु और मोहित एक दूसरे से दूर नहीं हुए थे, तो ये होना जाहिर था। मोहित का मन अपने कमरे में नहीं लग रहा था, इसलिए मोहित अलमारी की तरफ गया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इधर मधु ने अपना बड़ा सा घर और छोटे से छोटा कोना छान मारा था। उसकी वही सारी पुरानी यादें एक याद बनकर उसके सामने थी। मधु अपने बनाई हुई पेंटिंग के सामने खड़ी थी। देखने में पेंटिंग ऐसे लग रही कि एक छोटे बच्चे ने काफ़ी सारे कलर से इधर उधर रंग लगा दिए हो, पर ध्यान से देखने पर इसमें दो अक्षर दिख रहे थे, MM लिखा हुआ था, जो कि दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे। पर यह पेंटिंग किसी को ही समझ आती थी, जो कोई ध्यान से देखता उसे ही इस पेंटिंग की खूबसूरती समझ आती थी। मधु फिर अपने ख्यालों से बाहर आई और अपने हाथ को चूमकर उस पेंटिंग पर फिराती है, माय स्पेशल मोमेंट। इतना बोलकर मधु आगे बढ़ गई। मधु हर सर्वेंट की तरफ देखकर आगे बढ़ रही थी। मधु को समझ नहीं आ रहा था कि सर्वेंट चेंज क्यों हैं। हर नया इंसान एक भी पुराना सर्वेंट नहीं है। यहाँ तक कि किचन में खाना बनाने वाले अंकल भी चेंज है। ये बात मधु ने नोटिस कर ली थी, पर उसने सोचा कि न्यू सर्वेंट होना आम बात है, इसलिए मधु ने ज़्यादा नहीं सोचा और आगे बढ़ गई। पर वो खामोश नहीं रह सकती थी, इसलिए वहाँ एक लड़की साफ सफाई कर रही थी। मधु उसके पास जाकर पूछने लगी, एक बात बताओ कि आप सब में से कोई पुराना काम करने वाला कोई क्यों नहीं है यहाँ? वो लड़की मधु को जवाब देने से कतरा रही थी, इसलिए वो डरते हुए कहने लगी, मैम, मुझे नहीं पता कि सब पुराने लोग कहाँ गए, मैं तो अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ। ये सुनकर मधु ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई। मधु अपने कमरे की ओर वो अपने कदम भर पाती इससे पहले उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी, जिसे वो अपना फ़ोन चेक करने लगी। कॉल मोहित का था, जिसे देखकर मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपना फ़ोन लेकर कमरे में चली गई। मधु ने फ़ोन अपने कान पर लगाया, अपने ओर चबाने लगी और मोहित के बोलने का इंतज़ार करने लगी। इधर मोहित सावर लेकर आया था और उसने अपना एक हाथ जींस की पॉकेट में डाला हुआ था, तो दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़ा था और वो मिरर में अपने आप को देख रहा था। मोहित मधु के बोलने का इंतज़ार कर रहा था और मधु मोहित के बोलने का इंतज़ार कर रही थी। दोनों के बीच खामोशी पसरी थी और तकरीबन 15 मिनट गुजर जाने के बाद दोनों ने एक साथ कहा हेलो। दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे और फिर मधु ने मोहित से धीमी आवाज़ में कहा, आपने लंच किया? नहीं, तुमने किया लंच? मोहित ने ठंडेपन से कहा। मोहित की आवाज़ में फ्रेशनेस थी, जैसे कि उसे मधु की आवाज़ सुनकर एक एनर्जी मिल रही हो, ऐसा लग रहा था। मधु मोहित की आवाज़ से पहचान गई थी कि मोहित का मूड ठीक है। फिर से दोनों के बीच खामोशी पसरी रही और फिर दोनों की सांस लेने की आवाज़ दोनों ध्यान से सुन पा रहे थे।
क्योंकि इर्द गिर्द का माहौल कुछ ऐसा था। मोहित ने नॉर्मल टोन से कहा, तुम ठीक तो हो ना? ये कैसा सवाल है मोहित का? मैं अभी तो उनके साथ थी, फिर भी ये पूछ रहे हैं। मोहित को कुछ जवाब न मिलने पर वो कहने लगा, मधु। मधु अपने ख्याल से बाहर आई और कहने लगी, हाँ मैं ठीक हूँ। मोहित ने कुछ बोलने के लिए अपने ओठ हिलाए थे कि फिर से वो खामोश हो गया और मधु के बोलने का इंतजार करने लगा। इधर मधु मोहित के बोलने का इंतजार करने लगी, पर मोहित ने कुछ कहा नहीं, जिसे मधु मोहित से पूछने लगी, आप इस वक्त कहाँ हैं? ऑफिस या फिर घर? मैं अपने पुराने घर हूँ, मोहित ने कहा। और मधु समझ गई कि रुक्मणी मॉम के घर मोहित थे। मधु मोहित से बोलने वाली थी कि इतने में किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। मधु मैम, आपका लंच तैयार हो गया है, प्लीज़ कर लीजिए। मोहित ने ये सुन लिया था, इसलिए वो मधु से कहने लगा, तुम फ्री हो जाओ तब मुझे कॉल करना। मधु सर्वेंट को कुछ देर बाद आने के लिए बोलने वाली थी, पर मोहित की बात सुनकर वो, हाँ ठीक है, बाद में कॉल करती हूँ। हाँ, मोहित ने जवाब दिया और मधु ने कॉल कट कर दिया। उसके बाद मधु ने सर्वेंट को जवाब दिया, मैं नहा कर आती हूँ। मधु के चेहरे पर खुशी छा गई थी और ये सब कहीं ना कहीं मोहित की वजह से थी, और वो कुछ पल के लिए भूल गई थी कि उसे माँ से भी मिलना है। इधर करण फ्रेश होकर जिस हॉस्पिटल में कृति थी वहाँ चला गया था। करण एक रूम के बाहर था और वो कांच की खिड़की से अंदर की तरफ देख रहा था। कृति को बेड से जंजीर से बांधा हुआ था और एक डॉक्टर करण से बात कर रहा था। सर, इस लड़की ने हमारी 2 नर्स को इंजर्ड कर दिया है और एक के सर पर इस लड़की ने वार किया, इसलिए वो नर्स हॉस्पिटल में है। करण सुकून से सो रही कृति को देखकर बेहद गुस्सा आ रहा था। करण का खून खौल रहा था कृति की इतनी सुकून से सोते हुए देखकर, जिसे उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी, और करण अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था। करण अपने दांत पीसने लगा और फिर डॉक्टर की तरफ देखकर कहने लगा, इसे यहाँ इतनी तकलीफ होनी चाहिए कि ये खुद अपने किए हुए सारी गलती की माफ़ी मांगे। डॉक्टर करण को समझाने लगा, सर, ये लड़की को किसी भी बात का अफसोस नहीं हो सकता। ये लड़की किसी पर रहम खाने वालों में से नहीं है। करण कीर्ति को पहले से काफ़ी जान चुका था कम समय में, और वो ये भी जान गया था कि अगर कृति को खुला छोड़ दिया जाए तो ज़रूर मधु पर ही वार करने का सोचेगी। करण ने एक नज़र कृति की तरफ देखा और फिर डॉक्टर की तरफ देखकर कहने लगा कि ये कहीं नहीं जाएगी, इसे यहाँ बुरी से बुरी सज़ा मिलनी चाहिए, और ये रोज़ अपने मरने की भीख मांगे। इसे इतनी सज़ा मिलनी चाहिए पर मौत इसे छूने से भी कतराए, लेकिन वो मरे नहीं। करण ने अपनी बात सपाट लहजे में जाहिर कर दी थी और डॉक्टर उसकी बात सुनकर समझ गया था कि करण की सबसे बड़ी दुश्मन है ये लड़की, इसलिए करण इस लड़की पर रहम खाने वाला नहीं है। पर डॉक्टर किसी का गलत कैसे सोच सकता था, इसलिए उसका चेहरा मायूस हो गया, लेकिन वो करण से कुछ नहीं कह सकता था। करण इतना बोलकर अपने कदम बाहर की तरफ कर देता है। करण के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था, जैसे कि कृति का अगले वाले दिनों में क्या किया जाए। करण अपने बारे में और रोशनी के बारे में भी सोच रहा था कि उसने जाने अनजाने में रोशनी को किस किया था, और रोशनी ने इस बात पर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया था, इसलिए करण रोशनी के सामने जाने से भी थोड़ा झिझक रहा था, पर सच का सामना तो उसे करना ही था। करण कार में जाकर बैठ गया और वो अपनी कार पहले तो फ्लैट की तरफ बढ़ाने लगा, पर अगले ही पल करण को याद आया कि मधु वहाँ अकेली है और उसकी मॉम आती होगी, इसलिए करण अपनी कार यू टर्न लेता है और अपने घर की तरफ बढ़ गया। इधर कृति जानबूझकर सोने का नाटक कर रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि करण उसको देखा तो पता नहीं उसका क्या हाल करेगा। इधर मधु से खाना नहीं खाया जा रहा था, क्योंकि उसने काफ़ी दिन और रात का खाना मोहित के साथ बैठकर खाना खाती थी, इसलिए उसे अब खाना खाते समय मोहित की याद आ रही थी। इधर मोहित का भी यही हाल था। वो अपनी माँ और फैमिली के साथ खाना खाने बैठा था, लेकिन उसे भी कुछ खाया नहीं जा रहा था। उसे भी मधु की आदत हो गई थी और दोनों ही 2 दिन पहले की याद में खो गए। असल में मोहित अपने काम से बिजी रहता था, इसलिए उसे टाइम नहीं मिल रहा था, और ना ही मधु के साथ वक्त गुजारने के मोहित को टाइम मिल रहा था। इसलिए मधु ने तय किया था कि आज वो मोहित के साथ ही डिनर करेगी। इसलिए मधु ने मोहित का सुबह के 3 बजे तक इंतजार किया था। मधु बिना खाना खाए सोफे से टेका लेकर सो चुकी थी और उसने खाने से भरी हुई थाली अपने सामने टेबल पर रखी थी।
कि मोहित आए तो खाएंगे। मोहित तकरीबन उस वक्त सुबह की 4 बजे के आसपास आया था और कमरे में अंधेरा देखकर उसने सोचा कि मधु सो चुकी होगी। इसलिए मोहित अपनी टाई ढीली करता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था, पर उसने खिड़की से आ रही मध्यम रोशनी जो कि मधु सो रही थी वहां पड़ रही थी, उस तरफ देखा और उसकी नज़र सीधे मधु के चेहरे पर गई। मधु को देखकर मोहित मधु की तरफ बढ़ गया और मोहित ने देखा कि मधु सुकून से सो पा रही है, पर यहाँ क्यों? ये सवाल उसके जहन में चल रहा था, पर मोहित ने इस पर ध्यान नहीं दिया और मधु को अपनी बाहों में उठाने के लिए आगे बढ़ गया था। पर अगले ही पल मोहित रुक गया, क्योंकि मोहित की नज़र खाने पर गई और मोहित ने खाने की थाली पर से कवर हटाया और उसने देखा कि इसमें खाना भरा हुआ है। ये देखकर मोहित मधु की तरफ देखने लगा। मोहित इतना तो समझ गया था कि मधु ने खाना नहीं खाया। ये सोचकर ही मोहित के हाथ खुद ब खुद मधु को उठाने के लिए बढ़ गए थे। मधु उठ जाओ, पहले खाना खा लो तुम। मधु फिर भी अपनी जगह से हिली तक नहीं थी और मोहित ने सोचा कि मधु को उठाकर क्यों न बिस्तर पर रखे, उसके बाद उठाकर खाना खिलाया जाए। मोहित मधु को बाहों में भरकर बिस्तर पर प्यार से लिटाता है और फिर मधु अपनी करवट बदलकर सो गई। मोहित मधु को जगाने के लिए आगे बढ़ गया, पर मधु ने मोहित का हाथ पकड़ लिया और अपने सीने से सटाते हुए नींद में ही बोलने लगी, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी, आपके साथ मुझे। मधु कुछ ही शब्द बोल पाई और अपने ओठ सिलकर सो गई। इधर मोहित उसके आधे शब्द को सुनकर समझ गया था कि मधु मेरे साथ खाना खाना चाहती थी, पर अब तो देर हो गई थी। इसलिए मोहित ने मधु को उठाया नहीं और वो भी मधु के पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगा था और मधु उसकी बाहों में सिमटकर आराम से सो गई थी, जिससे मोहित मधु को अपने आप से दूर भी करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। मोहित ये याद करके अपने खाने से ध्यान खो बैठा था। मोहित को ये भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके सामने बैठी उसकी मॉम गहरी नज़रों से घूरे जा रही थी। रुक्मणी जब से मोहित खाना खाने बैठा हुआ था तब से मोहित को नोटिस कर रही थी। तुम्हें खाना नहीं खाना तो तुम अपने कमरे में जा सकती हो, तुम्हें यहाँ अपना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। मोहित जो कि मधु के ख्यालों में गुम था, वो अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखता है। वो खाना खा रही थी। मोहित ये देखकर उठ गया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इधर रुक्मणी को मोहित का बार बार कहीं खो जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मोहित उसका बेटा है जिसे वो उसकी ये मनमानी चलने दे रही थी। इधर मधु ने सिर्फ जूस पिया था और वो उठकर वहीं से जाने लगी, पर एक सर्वेंट मधु को रोकते हुए कहने लगी, मैम अगर आपको ये खाना पसंद नहीं आया तो मैं आपके लिए दूसरा बना कर लाती हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मधु ने जाते हुए कहा। इधर दिव्या अपने घर की दहलीज तक आ गई थी। मधु मुड़ी ही थी कि दिव्या वहीं रुक गई और मधु को देखकर अपने चश्मे आंखों से हटाती है और अपनी तेज आवाज़ में कहने लगी, रुक जाओ मधु। मधु जो कि जा रही थी वो इतनी तेज आवाज़ और ये आवाज़ का कर्कशीपन अच्छे से जानती थी। मधु कुछ पल के लिए तो काँप सी गई थी और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। मधु उसी जगह पर काँप उठी थी क्योंकि दिव्या की आवाज़ में इतना कठोरता था। हालांकि पहले मधु को इस आवाज़ की आदत हो गई थी, पर काफ़ी समय से उसने ये आवाज़ सुनी नहीं थी, इसलिए उसका थोड़ा अचंभित में होना आम था। दिव्या अपने कदम मधु की ओर बढ़ाती है और मधु दिव्या की ओर धीरे कर मुड़ गई। दिव्या सक्सेना, वही प्लेन साड़ी जो कि दिखने में बिल्कुल लाइट, जितनी सिंपल उतने ही हैवी, बाल कंधे तक आते और हमेशा की तरह खुले और स्ट्रेट। मधु अपनी माँ की तरफ देखती ही रह गई। मधु ने सोचा था कि उसकी माँ अमेरिका जाकर चेंज हो गई होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। दिव्या मधु के सामने जाकर खड़ी हो गई और मधु के दिल की धड़कनें दुगनी तेजी से धड़कने लगी थी। अनजान डर मधु के दिल को बेचैन कर रहा था और मधु को तड़पा रहा था। फिर भी मधु ने अपने ओठों को आपस में मिलाए और फिर हकलाई आवाज़ में, मॉम आप वहाँ। दिव्या मधु की आवाज़ सुनकर कुछ पल के लिए ठंडी पड़ गई थी और मधु का भोला भाला चेहरा देखकर उसके चेहरे की जो भी लकीरें गुस्से के मारे उभरी हुई थी वो सारी शांत हो गई। दिव्या चुप्पी तोड़ते हुए एक ही सवाल करती है, तुम्हें करण ने कहा नहीं मैं आ चुकी हूँ? मधु अपने माँ के बिना भाव के चेहरे को देखकर कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ की हमेशा की आदत है ये। और फिर वो अपनी माँ को समझाते हुए कहने लगी, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, करण भाई ने मुझे बताया था, पर मुझे लगा कि आप घर नहीं होंगी, बस इसलिए पूछ लिया।
मेरा एक ज़रूरी काम था इसलिए मैं बाहर गई थी और काम ख़त्म करके मैं यहाँ आ गई, दिव्या ने कहा और बात करते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई। और मधु अपनी माँ की तरफ बढ़ते हुए कहने लगी, पापा भी आए हैं ना, वो कहाँ हैं? असल में करण ने मधु से सिर्फ माँ आई है यही कहा था और मधु पूछना भी चाहती थी कि करण से कि पापा भी आए हैं कि नहीं, लेकिन उसने पूछा नहीं क्योंकि करण को उसके पसंद नहीं थे और ना ही उनका जिक्र, इसलिए मधु ने नहीं पूछा था। दिव्या मधु के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी। मधु पापा के बारे में बोलते हुए भी कितनी खुश लग रही थी, यही देखकर दिव्या ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। हाँ, वो हॉस्पिटल में हैं। मधु के चेहरे की खुशी दुगनी हो गई और वो जल्दी से जल्दी अपने पापा से मिलना चाहती थी, पर वो इस वक्त दिव्या के मर्जी के बिना उसके सामने से नहीं हट सकती थी। इसलिए कुछ सोचकर मधु ने पूछा, आप ठीक हैं ना मॉम? मधु ने पूछा और आपस में अपनी उंगलियां उलझाने लगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर अपना प्यार देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।